बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम आगाज़ करेंगे पुलिस के हवाले से। आज बात करेंगे, आज योम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। ये उन पुलिस एहलकारों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने मुल्क की जो क्राइम है उसको ख़त्म करने के लिए अपनी जान जो है वो दे दी, शहीद हो गए। तो हमारे वहाँ जो पुलिस है ना, उसका आम आवाम में अगर मैं देखूं जो नज़रिया है मिक्स ही है, मतलब कोई इतना उठाया हुआ नहीं है। इस चीज़ में हम ये भूल जाते हैं कि पुलिस ने हमारे लिए कुर्बानियाँ भी तो बहुत दी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत के लिए। क्राइम को अगर बहुत ज़्यादा हद तक अगर कंट्रोल किया है तो वो किस वजह से? क्राइम पुलिस की वजह से कंट्रोल में है। थोड़ा बहुत जो भी, मैं कहती हूँ 5% भी है, वो पुलिस की वजह से, ठीक है। मगर अब देखें, हर शोबे में दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। आपके घर में, जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर में भी कुछ लोग आपके साथ बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग आपके साथ बिल्कुल नहीं अच्छे। आपके साथ मीन्स खुद भी नहीं अच्छे, बजाते उनकी भी नेचर इसी तरह की होती है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि हर शोबों में, हर घर में, हर जगह, हर सोसाइटी में अच्छे बुरे दोनों लोग पाए जाते हैं। तो क्यों ना इनको साथ ही लेके चलना है ना। अब जो ट्रैफिक पुलिस है साथ में, ठीक है, उसके बारे में भी अगर हम बात करें ना, तो अगर आप सिर्फ ये देखें कि सारा दिन धूप में खड़े होते हैं, गर्मी और शदीद गर्मी के इस मौसम में 8 घंटे 10 घंटे अगर आपको बाहर खड़ा होना पड़े ना, आपको लग पता जाए। और उनकी जो वर्दियाँ होती हैं ना, वो बड़ी गर्म होती हैं। इस गर्म वर्दियों को पहन के, यूनिफॉर्म पहन के, तो वो आपको ना रास्ता बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, ठीक है। इट्स अ टफ जॉब यार। इतनी गर्मी में अगर किसी का मिजाज थोड़ा सा गुस्से वाला हो जाए, गर्म हो जाए, तो आप बर्दाश्त कर लिया करें थोड़ा बहुत। इतनी गर्मी में 2 मिनट आप जब गाड़ी से बाहर निकल के किसी ट्रैफिक एहलकार के साथ बदतमीजी करते हैं ना, तो यकीन कीजिए उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा ये आ रहा होता है कि आप गर्मी में बाहर निकले और चलती हुई एसी की गाड़ी आपने छोड़ी है और आपको मुंह लगना पड़ रहा है किसी एहलकार को, किसी ट्रैफिक पर्सन को। तो यार आप ये बात दिमाग में रखें कि उसी शदीद गर्मी में वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो खड़ा है और उसको 10 किस्म के जानवरों को डील करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यार उन्होंने अगर आपके साथ कभी गुस्से में या न्यू मूड बना के बात कर लिया, कुछ कह दिया, सुन लें यार, सुन लें। इसी तरह जो आम पुलिस भी है, वो भी पेट्रोलिंग के टाइम पे इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए इधर उधर आपकी सिक्योरिटी के लिए जाके नाकों में खड़े होते हैं, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। बल्कि इस तरह अगर आपको ये पुलिस वाले नज़र आते हैं ना, तो कभी उनके लिए किसी दुकान से उतर के कोई कोल्ड ड्रिंक ले लें, कोई जूस ले लें, कोई ठंडे पानी की बोतल ले लें। जहाँ जहाँ आपको ये कोई पुलिस वाले ऐसे खड़े हुए दिखते हैं, आप उनको गाड़ी से निकाल के वो देते हैं। बड़ा सवाब का काम है और बड़ा अच्छा जेस्चर है। आप किसी को इस तरीके के मौसम में कोई ठंडी पानी की बोतल ऐसे ऑफ़र करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखेगा, खुश होगा, दुआ देगा आपको। हमारा खुद का एटीट्यूड ठीक नहीं है, हम बदतमीज़ी करते हैं और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी चाचागिरी करे, ठीक है। तो कहाँ से करेगा? अगर कोई आपका चालान कर रहा है, ठीक है, तो वो आपकी अपनी गलती के ऊपर ही हो रहा है। जब आप कोई गलती करते हैं तो ऐसे आग बचा के चोरी से ना भागने की कोशिश करते हैं कि इधर से हम निकल जाऊं, उधर से निकल जाए, किसी ने देखा ना हो, ठीक है। तो अगर किसी ने देख लिया और आपको रोक लिया है, फिर उसके साथ ये मत करें फ़ोन करके, 1 मिनट, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको पता है मैं किसका भांजा हूँ? आपको पता है मैं किसका दामाद हूँ? आपको पता है मैं किसकी बेटी हूँ? बस कर दें यार, ना बताएं आप किसकी बेटी हैं, किसके भाई हैं, किसके दामाद हैं, होंगे अपने घर पे होंगे, उसको मत बताएं। तो ये बदतमीज़ियाँ हम करते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारी जय जय करें। ऐसे ना करें। आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हमने अपना एटीट्यूड ठीक रखना है ताकि हम इनके साथ जो है अच्छे रवैये से पेश आएँ। अगर इनकी गर्मी, इनकी सर्दी, इनको गुस्सा किसी बात का है, तो ये देखें कि किधर खड़े, इनकी पोजीशन क्या है, कैसी जॉब है इनकी, बस ये दिमाग में रखें तो आप देखिएगा कि सब कुछ सही रहेगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के हवाले से और साथ हम आपको ये बताएंगे कि मेडिटेशन कैसे होती है इस डिप्रेशन के लिए। हमारे वहाँ मोस्टली ये होता है कि जो लोग हैं आम ऐसे घर में रहने वाले, उनको तो बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं है कि कोई चीज़ मेडिटेशन भी होती है। डू यू नो अबाउट इट? नो, किस तरीके से डिप्रेशन में आपको हेल्प करती है ये, ठीक है। इस पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ फरीहा फैसल मौजूद हैं।
एक्सपर्ट हैं मेडिटेशन एंड योगा की, हमारे पास पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरीहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो लोगों को बताएं कि व्हाट इज़ मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट, बिकॉज आम आवाम को ऐसे मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, मेडिटेशन बड़ा एक एलियन कॉन्सेप्ट भी बन जाता है, लेकिन मेडिटेशन बेसिकली आप अपनी सोचों से आज़ाद होके और आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर होने वाली जो भी आपको चीज़ आ रही है उसके बारे में सोचें। अब बेसिकली आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज़ मेडिटेशन, ठीक है, आर्ट ऑफ लेटिंग गो इज़ मेडिटेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेडिटेशन है कि हम हमेशा हर वक्त किसी ना किसी काम में पड़े होते हैं, हमें हर वक्त मुसीबत होती है कुछ, हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन हम कभी इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट नहीं करते। और जो हमारा कुछ नहीं करना, आपने बस आंखें बंद करके बस आपने 10 मिनट के लिए बैठ जाना है। अगर आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको बताएंगे जी कि अच्छा आप अपना सांस के ऊपर फोकस करें और फिर उसके बाद आप बस आंखें बंद कर लें, फिर सोचें आएंगी, आपको ख्यालात आएंगे, फिर एक टाइम के बाद आके ख्यालात भी कम होने शुरू हो जाएंगे और जब वो आपके ख्यालात बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे तो वो उसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट। बेसिकली हमने वो अपनी वही अचीव करनी होती है मेडिटेशन में। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल मेडिटेशन। और डिसकनेक्ट दुनिया से किस तरीके से करना है? हम अपने कामों से, अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, हम इन चीज़ों से कैसे डिस्कनेक्ट होंगे? दूध वाले का पैसा देना है। हाँ, अच्छा, यही बात है ना कि आपने पूरे दिन में 24 घंटे में अपने लिए ये 10 से 15 मिनट निकालने हैं। अब वही बात है ना कि ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है अपने लिए। जैसे आप सोशल मीडिया के लिए टाइम निकालते हैं ना कि जी अब हम ये हमारा फ्री टाइम, हम फ्री टाइम में भी हम फ्री नहीं होते, फ्री टाइम में भी हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि अच्छा फ़लाना क्या हो गया, वो ये बंदा क्या कर रहा है, अच्छा ख़बरें आ रही हैं उसमें, तो हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है। सो हमें ये मेडिटेशन और ये करने की ज़रूरत क्यों होती है? आपको पता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा डिप्रेशन है। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, हमारे पास इतने सारे वाक़यात हैं कि अभी पिछले दिनों एक कोई रियल स्टेट वाला बंदा था, उसने ख़ुदकुशी कर ली। वो क्यों था? वो इसी वजह से था कि वो डिप्रेस होगा, उसके बाद वो लोनली होगा। तो हमें ये भी एक चीज़ समझने और सोचने की ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द हमारा एक सपोर्ट सिस्टम हो। तो वो कैसे होगा? जब हम खुद अपने ऊपर एक्शन लेंगे। अगर हम डिप्रेस हैं, और हमारे यहाँ सोसाइटी में ना एक बहुत अजीब सी बात है कि अगर इंसान डिप्रेस है ना तो उसको हम ये नहीं कहते तुम डिप्रेस, ऐसी तुम्हें लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नमाज पढ़ो और बस फिर तुम ठीक हो जाओगे। तो ऐसे नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेंटल हेल्थ आपको इश्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, मुझे कोई बात है, आप मुझे कोई बात कहें तो मुझे शायद वो और तरह से इफेक्ट करेगी, किसी और को वो बहुत ज़्यादा बुरी लग जाएगी, उसके लिए हो सकता है वो डिप्रेशन बन जाए एक टाइम के बाद आके। तो वो उस बंदे के लिए क्या है, कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। नमाज पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। नमाज भी तो एक हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी मेडिटेशन का पार्ट है। अल्लाह से जोड़ती है और अल्लाह के साथ कनेक्ट करके आप अल्लाह से बातें करते हैं। अल्लाह से बातें जो मसले हैं, अगर आपने मुझे कोई तकलीफ दी है तो मैं अल्लाह से बात करके मैं आपकी सारी शिकायतें करके तो रिलैक्स हो जाऊंगी, हल्की हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन ये कि शुरू से उस कनेक्शन को बांधना है, एकदम से कुछ अगर लोग बांधेंगे तो नहीं बंधेगा। और अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस है तो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ लेकर आते हैं। इवन उसको हम योगा भी नहीं सजेस्ट करते, उसको पहले ये कहते हैं अपनी डेली रूटीन को सेट करो। अच्छा, इसकी मैकेनिकली क्या सिस्टम है, क्या तरीका है? ब्रेक के बाद आपसे ज़रा एग्जैक्टली वे पूछते हैं। ठीक है, ब्रेक। ओके, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं फरीहा से, जो कि आज हमें बता रही हैं डिप्रेशन के बारे में। अच्छा, डिप्रेशन के साइंस क्या क्या होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा फरीहा कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, डिप्रेशन की तरफ सबसे जो क्लासिक होता है कि आप ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, और उससे भी क्लासिक होता है कि आप आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, अंधेरे वाले कमरे में रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा डिप्रेस बंदा है तो वो सबसे बात करना बंद कर देगा। ये सबसे क्लासिक एग्जांपल होती है। तो फिर हम अक्सर औकात घरों में मैंने देखा है कि लोग कह रहे थे कि इसको क्या मसला है, इसकी तो ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं है और ये फिर भी ऐसे बैठा हुआ है। क्योंकि देखिए, डिप्रेशन या इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाई देता है, आप वो खाते हैं। इसी तरह जो आपका मेंटल हेल्थ इशू है उसको भी आपको उतना ही सीरियसली लेना ज़रूरी है। और उसको आप सीरियस कैसे लेंगे, उसके लिए आपके लिए थेरेपी अवेलेबल है, फिर योगा, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है।
तो हमें हर, वही कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो हमें हर वक्त कुछ ना कुछ अपने आप को काम देते रहना ताकि हम इस डिप्रेस स्टेट में ना जाएं। अब जैसे किसी का प्यारा चला जाता है तो वो भी एक डिप्रेसिंग स्टेट होती है, उसमें कहते हैं जी सब्र करो, भाई वो उसका एक प्रोसेस है, उसको एक टाइम के बाद सब्र आएगा वो। और ये जो चीज़ें हमें इसको एक्सेप्टेंस जो होती है ना, आपको पहले पता होना चाहिए कि जी मुझे डिप्रेशन हो रहा है। हमारी यहाँ तो आधी से ज़्यादा आवाम इस डिनाइल में रहती है कि जी के नहीं हमें कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है, हालांकि पूरे साइन सिम्टम्स उसके चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं कि जी इस बंदे को डिप्रेशन है। मगर ओवर थिंकिंग तो हर बंदा कर रहा है यहाँ पर, फिर इसका ये जो साइन है सोचने वाला थिंकिंग। अच्छा, ओवर थिंकिंग में भी वही है ना कि आप एक स्पाइरल में, आप हर वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हाँ। अब जैसे आप हैं या मैं हूँ, हम काम कर रहे हैं, हम मसरूफ़ हैं, हमारी एक रूटीन है, तो हम उसमें तो ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते ना। जैसे अभी आप बैठी नहीं है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इस टाइम पर नहीं हम ओवर थिंकिंग कर रहे, इस टाइम पे हम अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो काम नहीं कर रहे होते, अगर वो सारा दिन, आप खुद सोचें कि अगर हम एक दिन कमरे में आइसोलेट कर लें अपने आप को और सारा दिन हम सोचते रहें, तो आपको लगता है कि हम खुश रह सकते हैं? हम ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर आपका ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न है। अच्छा, और उसमें देखिए ओवर थिंकिंग हमेशा कभी भी किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में नहीं होती, वो हर उस चीज़ के बारे में होती है जो कि नेगेटिव होती है। अच्छा, अब ये जब डिप्रेशन वर्स्ट हो जाए तो क्या सिचुएशन इख्तियार कर लेता है? डिप्रेशन बहुत सारी, आपको मैंने बताया कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, फिर पिल्स खा लेते हैं, और इसके अलावा बिल्कुल फिर घर का माहौल आपका ख़राब होता है। वर्स्ट सिचुएशन में तो यही है ना कि इंसान खुदकुशी कर लेता है। और वो देखें बाकियों के लिए जो है वो फिर एक वो बन जाता है कि भाई हम कुछ कर लेते उस टाइम पे। मतलब ये बहुत एक रिग्रेटफुल बात है एज ए सोसाइटी भी। मतलब मैं अगर कभी भी कोई ऐसी खुदकुशी की, जवान लोगों की खुदकुशी की बात सुनती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। और फिर इसके अलावा हमारे यहाँ हमारा कभी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। मुझे इस बात पे भी बड़ा वो अजीब सा फील होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक वो एक्ट्रेस की जो डेथ हुई है, उस पर मुझे इतना रिग्रेट था कि भाई कि आपके इर्द गिर्द कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, कि 9 महीने तक किसी को पता ही नहीं है, माँ बाप को भी नहीं पता। तो ये कोई छोटी बातें नहीं है, ये हमारे लिए सोचने की बातें कि अगर आपका फ्रेंड, अगर बहुत करीबी फ्रेंड है, 4-5 दोस्त आपके लाजमी होने चाहिए, रिश्तेदार भी होने चाहिए कि जो आपका हाल पूछते रहें कि 9 महीने तक की नौबत ना आए, आपको 5 दिनों बाद ही लगे कि जी भाई इस बंदे ने मुझे कॉल नहीं की, हम ज़रा पता करें वो इस जगह पे रहता है, जाके चेक करके आएँ कि भाई क्या हालात हैं, क्यों वो बंदा बाहर नहीं निकल रहा। और ये सिचुएशन ओवर द नाइट नहीं होती, ऐसे कोई नहीं किसी को मतलब मौत आ जाती या कोई सुसाइड कर लेता, ये एक पूरा पैटर्न चलता है काफ़ी अरसे तक। तो ये हमें अब आपस में पहले अपने आप को खुद ठीक करना है। अब ये ना हो कि हम दुनिया का ठेका उठा लें और अपने आप को हम छोड़ दें। पहले अपने आप को खुद ठीक करना है और अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हम सब ने बनाना है, जिसमें 4 ऐसे लोग हों कि जिनको हम कॉल करें और वो हमारे इस मैसेज का रिप्लाई करें। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा असगर है, उन्होंने 10 लोगों को मैसेज किया था, उनमें से 9 महीने तक एक बंदे ने भी रिप्लाई नहीं किया, और उनमें से एक उनका अपना भाई था। कितनी ये सैड बात है हमारी सोसाइटी के लिए। आई एम सो सॉरी, लेकिन मतलब मुझे उसका इतना रिग्रेट है इस चीज़ का, सारी सिचुएशन सोच के कि भाई एक बंदा भी नहीं है आपके पास कि जो आपका हाल पूछ लेता है इतने दिनों में, या जा चेक कर लेता है। डिप्रेशन का शिकार होगा ना, डिप्रेशन का शिकार होगा, वो एक अलग सिचुएशन है कि वो डिप्रेशन में था या उसने खुदकुशी की या किसी ने मार दिया, वो एक जो भी सिचुएशन है। बट जिस वक्त वो डिप्रेशन में थी उनका किसी ने साथ किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं। और ये आपके अपने ऊपर भी, जैसे देखिए जो बंदा डिप्रेशन में है ना, वो कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेगा। तो आपका जो सर्कल होता है ना 3-4 लोगों का, जो आपके इर्द गिर्द आपके करीबी दोस्त होते हैं, ये उनका फ़र्ज़ बन जाता है कि वो जाके एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। कई दफ़ा मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे होता है कि कोई जी बहुत टेंशन में आ गया कि जी अब ये एक बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी में मसला आ गया। मेरे लिए शायद वो मसला एक बहुत, किसी का ब्रेकअप हो गया, अब मैं इतना मूव ऑन कर चुकी हूँ, मेरे लिए ब्रेकअप कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बंदा उसमें से गुजरा उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो आप जाके उसके साथ अगर बैठ भी जाएंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसके साथ बैठ जाएंगे और वो अपनी बात कर लेगा या बात नहीं भी करेगा, फिर भी उसका मूड लाइट हो जाएगा। आपको बड़ी नेकी और सवाब है। आइए जी मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हमें बताते जाएं। हाँ, हम करते जाएंगे। आइए, तो सबसे पहले जो है आप बता दीजिए, डिप्रेशन के लिए घर पे ही हम ये कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ ठीक है, बैठ जाए हम। आपने जो करना है फॉलो यू। चलें ठीक है। अच्छा, पहले तो हम इसको बैठ जाते हैं मेरा ख्याल है। तो देखिए
अब आई नो कि जो जिनके घरों में जो जिनके स्ट्रेसफुल लाइफ गुजर रही होगी या जो डिप्रेशन में होगा वो कहेंगे कि जी एक्सरसाइज के लिए हम उसको कैसे फोर्स करें। तो हमारा एक सबसे क्लासिक होता है ब्रीदिंग। ठीक है, हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। जैसे अब इसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हम दुनिया में पहले जब आते हैं तो हम पहला काम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं। इस दुनिया से हम जाते हैं तो आखिरी काम क्या करते हैं, हम सांस छोड़ते हैं। तो इस सांस से सांस के दरमियान में क्या है, हमारी पूरी ज़िंदगी है। अब इसको हम और डिफ़ाइन करते हैं, जब किसी की शादी होने वाली होती है या किसी को पसंद आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी बॉडी लंबे गहरे सांस ले रही होती है, जिसकी वजह से आपके एक चमक आ जाती है आपके फेस पे। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली लंबे गहरे सांस ले रही होती है, जिसकी वजह से हमारा फेस भी ज़्यादा यंग लग रहा होता है, प्यारा लग रहा होता है, ग्लो कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम डिप्रेशन में हैं या हम बीमार हैं, बीमारी से चले हम इसको रिलेट करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हम छोटे सांस ले रहे होते हैं, तो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। तो वो ये सारा सांस का आपका होता है। तो पहले हम ब्रीदिंग के ऊपर बात करते हैं। मतलब ठीक है, कुछ जो है सांस भी कभी बहुत ही ठीक है। तो वील जस्ट क्लोज आवर आइज और एक हम हाथ रखेंगे अपना चेस्ट पे और एक हम रखेंगे अपना स्टमक पे, और हम क्या करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और हम एक कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। तो यू हैव टू जस्ट फॉलो माय काउंट। ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ और अपना स्टमक बाहर निकालना है, एक्सपैंड करना है। हम हमेशा गलत सांस ले रहे होते हैं, पेट अंदर सांस अंदर, इस तरह नहीं है। जब आपने सांस अंदर करना है तो अपना स्टमक बाहर निकालना है। ब्रीद इन, होल्ड करें ब्रेथ को एंड ब्रीद आउट। नाक से सांस बाहर निकालें, नोज से निकालें, अप टू यू। एंड अगेन ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड 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 एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, hold your breath, hold 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 and breathe out. Breathe in, hold 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 and breathe out and relax. इस तरह के हमने 10 से 12 दफ़ा अगर हम ये सांस रिपीट कर लें तो एकदम से आप देखें यहाँ पे पुरसकून हो गई, आपको एकदम से हमने 10-12 ये करने। और हाँ। कितने सेट्स करने? 10 टोटल 10 कर लें आप। ओके। हाँ। अच्छा, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, हाइपर होते हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको काम कर देगा एकदम से। अभी आपने खुद देखा होगा, आपका एकदम से आपका एनवायरनमेंट बदल गया होगा, शोर कम हो गया होगा। सो ये है। फिर देखें हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि अल्लाह का कलाम, जिसको हम चैंट बोलते हैं। अब हम ये ब्रीदिंग करेंगे, हम ऐसे हाथ रख लेते हैं, ठीक है। हम करेंगे अल्लाहू। अल आपने फील करना है अपने स्टमक रीजन में, ला आपने हार्ट में फील करना है, और हु आपने अपने माइंड में फील करना है। सो नाउ क्लोज योर आइज, एक लंबा गहरा सांस, ब्रीद आउट एंड वी विल चैंट टुगेदर एंड ब्रीद इन अल्लाहू relax and let go. One more time, breathe in. Allahu. One more time, breathe in. Allahu. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हम यही कर रहे हैं। ओके, वेलकम बैक। मेडिटेशन हो रही है यहाँ पर डिप्रेशन के हिसाब से। हम आपको वो कुछ एक्सरसाइजेज बता रहे हैं, मगर ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये आप घर पे अपने खुद कर सकते हैं। और आजकल का जिस तरह से माहौल है, घरों में लोग आपको पता है झगड़ा करते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे से बदतमीज़ी करते हैं, मियाँ बीवी का लिहाज नहीं रखता, बीवी मियाँ के साथ गंदी लैंग्वेज में बात करती है। तो ये जो घर के मसाइल हैं, ये भी डिप्रेशन की वजह से। इनको दूर करने के लिए जो मेडिटेशन है वो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। तो फरिया,
नेक्स्ट हम क्या करें? अच्छा, नेक्स्ट हम चैंट करने के बाद यू हैव टू कीप योर आईज क्लोज। ओके उसके बाद जो है अब आप आंखें दोबारा से विल क्लोज आवर आईज। ओके, अब दोबारा से फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटी टू द इनर सर्कल वर्ल्ड करना ऑफ साइलेंस। ये करना। हाँ, ये आप कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे वट एवर यू। अच्छा, ठीक है, ओके। नाउ एक लंबा गहरा सांस एंड ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। अगर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं तो अपनी टिप ऑफ योर नोज़ के ऊपर फोकस करें। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपने इर्द गिर्द के माहौल में ले जाएं और आवाज़ों को महसूस करें। ट्रैफिक की आवाज़, घड़ी की आवाज़। ब्रीथ इन। एक कॉल की भी आवाज़ आ रही है, ले लें साथ शामिल जी, करें। जी, please अली की कॉल है। अली गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम अली जी वालेकुम सलाम मैडम। जी, क्या हाल है अली, कैसे हैं? जी मैडम बिल्कुल ठीक ठाक, खैर के लिए आप ठीक हो मैडम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गिलगित का मौसम कैसा है? जबरदस्त है। वाह जी, तो क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मतलब लेडीज का जो बच्चों के बाद पेट बढ़ जाता है, उसके लिए कोई ऐसी वर्जिश वगैरह है कि वो करे और पेट खत्म हो जाए? चले, वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं, मगर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि गिलगित से आपकी कॉल आई है बहुत दूर से। ये पेट अंदर करने के लिए ख़ास तौर पे आफ्टर प्रेगनेंसी, तो आप बता दें क्योंकि भाई बेचारे बहुत दूर से कॉल कर बनता है। अच्छा, देखिए, पहला तो ये कि क्योंकि मैं प्रीनेटल योगा भी कराती हूँ तो इट वुड टेक टाइम, लाइक 1 साल टाइप का टाइम होता है जिसमें आप मुकम्मल रिकवर करेंगे। ठीक है। बिकॉज आपने जैसे खातून है, उसने मदर फीड भी कराना है और वो सारी चीज़ें, तो हम बहुत ज़्यादा डाइट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डाइट का भी उसको रोल है। एनर्जी भी चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि आप योगा की डिफरेंट प्रैक्टिसेस करें और पेट की एक्सरसाइज के लिए तो ज़्यादा क्रंचेस होते हैं, लेग रेजेस होते हैं। ठीक है, योगा में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हीलिंग के ऊपर ज़्यादा बेस कर रही होती है। योगा में भी होते हैं, जैसे बोर्ड पोस्चर है, वो आपका पेट को काफ़ी कम करता है, जिसमें आपका कोर एंगेज होता है। या आप ऐसे हाथ माउंटेन बनाते हैं, इस तरह सीधे हाथ करके, उसमें भी आपका कोर के मसल स्ट्रेच होते हैं। कोई एक आध Free जरा pose। करवा दें ताकि वो अपनी बेगम को ये रील दिखा दें और वो बेगम जरूर करें जी। अच्छा, ठीक है। जो कि सेफ भी है, बच्चा पैदा करने के बाद आप ये कर सकते हैं आपके पेट को अंदर करने के लिए। आपने ब्रीद इन करना है, आपने ऐसे जाना है हाथ ऊपर, ब्रीद मुझे इन तो उनके मियाँ की कॉल कितनी अच्छी लगी, उन्होंने पूछा And अपनी बेगम के लिए breathe सारे मियाँ ऐसे होने चाहिए। यार क्या बात है। एंड स्ट्रेच योर कोर मसल्स। इधर से स्ट्रेच करना है। हाँ, इधर से भी स्ट्रेच करना है, ये आपकी ये इसको भी स्ट्रेच इसको भी करेगा, stretch करना कोर है। को भी अच्छा। स्ट्रेच करेगा। ओके, हो गया। जैसे हैंगर पे लटके होते हैं। ओहो, आया स्ट्रेच, बैक पे भी आया यार, नाइस। और एक मैं आपको एक और बता रही थी और फिर उसके बाद ओह relax। वाओ, आई लाइक इट। स्ट्रेच का मजा आया। अच्छा, फिर हाँ, उसके बाद आप यू विल लाई डाउन फ्लैट ऑन योर, कमर के बल लेट जाएंगे एंड यू विल मेक अ बोट ऐसे। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शुरू में मुश्किल भी होता है, तो आप जितना आप जा सकते हैं उतना जाए। बोट पोज। सो हाँ, यस, ओके। ये आपके कोर के मसल को स्ट्रेंथन भी करेगा और इसको कम भी करेगा, स्ट्रेच भी लेकर आएगा। हाँ, और कोई इतना भाग दौड़ वाला कुछ नहीं। है हाँ, इसमें, और बाकी ये है कि वो क्रंचेस और जो इस टाइप की चीज़ें हैं, लेग रेजेस हैं, असल पेट आपका उससे कम होता है। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो फिर आप ये नहीं कर सकते, फिर यू इतना हैव टू stretch बी, नहीं कर नहीं, हाँ, फिर नहीं कर सकते, फिर यू हैव टू बी वेरी जेंटल। हाँ भाईजान, जो भी है ना अली साहब, अगर उनको सी सेक्शन है तो इतने स्ट्रेचेस नहीं करवाइएगा, अभी थोड़ा सब्र कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपकी बेगम को हम बिल्कुल ऐसी ही बना देंगे जैसे मैं। बिल्कुल। दुबली तो हूँ मैं, तो बिल्कुल भी कोई है ही नहीं मेरे मोटापा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम कर रहे हैं मेडिटेशन, जो कि है स्ट्रेस के हिसाब से। अच्छा, और क्या क्या चीज़ हो सकती है जिससे स्ट्रेस में ना बंदा नींद से फारिग हो जाता है? नींद आती कोई नहीं। अच्छा, नींद के लिए, क्योंकि नींद होगी तो स्ट्रेस हमारा दूर होगा ना। उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी आपको एक मैं और तरह का ब्रेथ बताती हूँ, ठीक है, जिसमें आपने थ्रोट से आपने सांस लेना है। आपने यू हैव टू यूज बैक ऑफ योर थ्रोट। जैसे आप सांस ले रहे हैं ना, आप पानी पीने, आप बोल रहे हैं हेलो हेलो, आपने ये हेलो मुंह बंद करके बोलना है।
ये आप अगर सोते वक्त 10 दफ़ा ये कर लेंगे, आपको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। वाह, ट्राइड एंड टेस्टेड। है हाँ, दिस इज कॉल्ड द उजे ब्रेथ। उजे ब्रेथ। हाँ, ये बैक ऑफ द थ्रोट से होता है। अच्छा, सो इससे आप बहुत जल्दी काम मेडिटेटिव स्टेट में भी जाते हैं, और अगर आप लेटे हुए हैं 10 दफ़ा करेंगे, आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। ओके, समझ आ गया। मैं नींद में जाने लगी हूँ। अच्छा, एक स्ट्रेस ये होती है जिससे आपके पट्टे ना चढ़ जाते हैं, आपके शोल्डर वगैरह ना फ्रीज हो जाते हैं, और वो भी फिर आपके दिमाग की तरफ जाता है, आपको बहुत टेंशन और मज़ीद हो जाती है, क्योंकि पेन है साथ स्ट्रेस है तो डबल हो जाता है ट्रॉमा। इसको कैसे नॉर्मल करेंगे? हाँ, अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हमारा स्ट्रेस वैसे भी स्टोर करते हैं ना अपने शोल्डर और नेक रीजन में स्टोर करते हैं 90% जो हमारी आवाम है वो। बाकी कुछ और जगहों पे भी स्टोर कर लेते हैं, बाजुओं में, पेट में। कभी आप देखें पेट भी ख़राब हो जाता है, वो क्यों होता है? वो भी डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से होता है। सो हाँ, फॉर द नेक आपने ये करना ये है कि आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड राइट ईयर टू द राइट शोल्डर, ब्रीद इन and breathe out, and left ear to the left shoulder, breathe in and breathe out। और अब हम अपनी नेक को ऊपर लेके जाएंगे, breathe in, stretch करेंगे, and breathe out, come back into the center, और chin to the chest, breathe in and breathe out, and from the right side we'll breathe in and breathe out। अब हम क्लॉकवाइज किया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अच्छा, ये तो हो गया नेक का। फिर इसके बाद हमारा है शोल्डर्स। फिर हम शोल्डर्स को पिक करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और कॉन्शियसली हम अपना स्ट्रेस निकालेंगे अपने शोल्डर्स में से, अपने माइंड को सिग्नल देंगे कि हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो गया। और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना नहीं हमने भूलना। और फिर बैक टू फ्रंट, ब्रीद इन and breathe out, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out। And you can also massage your shoulders। आप अपने shoulders को मसाज कर सकते हैं, neck को मसाज कर सकते हैं, फिर आप अपने बाजू को मसाज कर सकते हैं, राइट बाजू को मसाज करें। यस, खुद से। हमें हमेशा हर काम के लिए कोई बंदा और चाहिए होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। हाँ, खुद से हाँ, खुद से। यू विल बी मोर जेंटल टू योर सेल्फ। आपको पता होगा आपने कितना अपने आप को प्रेशर से मसाज करना। सो यस, सो इट विल रिलीज योर स्ट्रेस फ्रॉम योर शोल्डर एंड फ्रॉम योर नेक। नाइस, है ना? कितना मजा है। अच्छा, पेट के लिए भी बता दें, ये लास्ट है। तो पेट के लिए भी आप बता रही थी ना कि पेट स्टमक अपसेट हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। कुछ लोगों के कलेजे में भी तकलीफ होती है, खाया पिया नहीं जाता, भूख मर जाती है। तो एक अच्छी हंगर के लिए, भूख के लिए तो क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी मेडिटेशन है? मेडिटेशन, वो ये देखिए, मेडिटेशन आप करेंगे ना, और थोड़ा सा अपनी वही हरकत में बरकत वाला जो काम है, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सनलाइट में जाके 10 मिनट के लिए आप चले जाएं, ना कुछ करें, वॉक भी ना करें, मैं कहती हूँ जाके बैठ जाएं। हाँ। उसके बाद आके आप अच्छा सा शावर लें, और फिर उसके बाद अपना नाश्ता करें, जो आपका खाने को दिल चाह रहा है वो खाएं। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो उसमें आइडियल ये होता है कि फिर आपका डाइटिंग शाइटिंग सब छोड़ दें, जो दिल चाह रहा है वो आप एक दिन के लिए। अब ये नहीं कि पूरा महीना ही खाते रहना है। जब आपको स्ट्रेसफुल लग रहा है तो यू कैन ट्रीट योर सेल्फ, कोई भी अच्छा खाना, कुछ भी आपका दिल चाह रहा है। अगर आप इफ़ यू लव टू कुक, अपने लिए खाना खुद बनाएं। ये सेल्फ केयर है ना, सेल्फ लव है। तो उस तरह से फिर जो है आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी चेंज होती रहती है, और अल्लाह ताला जो है वो आपका निज़ाम चलाता क्या है। बात है। थैंक यू सो मच फरीहा, बड़ा अच्छा आज आपने हमें डिप्रेशन से दूर रहने के कुछ अच्छे मेडिटेशन टिप्स बताए हैं। हम अपने घर में ट्राई करेंगे। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिवाय आप अपने घर में कोई कारपेट, कोई मैट्रेस, कोई ऐसा मैट बिछाएं और कर लें, और बस अपने डिप्रेशन को दूर करें। हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात करेंगे
ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें गला ख़राब हो जाता है, आपको वायरस आपको अभी देखने को भी मिल रहा है क्योंकि फैले हुए हैं इसी टाइम की सिचुएशन में, गला ख़राब हो जाता है, अजीब सा चेस्ट में इन्फेक्शन सी हो रही होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब जब भी चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हम खाने पीने का ना इसके अंदर ख्याल नहीं रखते, हम यही समझ नहीं आती कि इसमें क्या चीज़ खाने को छोड़ देना है और क्या चीज़ खाने को खानी है। कुछ चीज़ें जो ठंडी हैं उनका क्या इस्तेमाल करना है, कुछ चीज़ें जो गर्म है उनको किस तरीके से लेना है, तो हमें ये चीज़ों का बैलेंस समझ नहीं आता, हाँ, इसलिए हम अपना ख्याल भी नहीं रख सकते और इसी वजह से हमारा इन्फेक्शन जो है वो बिगड़ जाता है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे नाज़रीन। अभी आने वाली है वर्दा सिकंदर हैं जो कि डाइटिशियन है और हमें बताएंगी इसके बारे में कि इस इन्फेक्शन से किस तरीके से लड़ा जा सकता है। आ गई है वर्दा, आ जाए वर्दा। मैं अपनी तरफ से ना, आप लेट हो गई हैं तो आपके लेट होने की वजह से आधी जो मैं डाइटिशियन बन के यहाँ पे बता रही हूँ ना, अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ गर्म छोड़ दें तो सर्द छोड़ दें, तो टके का मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि गर्म में क्या गर्म छोड़ना है तो सर्द में क्या सर्द छोड़ना। अल्लाह की कसम सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम किल करी थी और सच भी बता दिया मैंने आपको। मैं डाइटिशियन थोड़ी हूँ, यार आगे वो बताएगी। माइक भी इधर ही बैठ के लगा दो, बताओ मुझे, अच्छा बताओ जल्दी बताओ, मैंने कहना क्या है, क्या कहूँ, बैक अच्छा बर्थडे, वो बर्थडे मना रही है, हैप्पी बर्थडे टू वर्दा। यार तुम केक खोल लेते हैं फटाफट। आई एम गुड। यार इसको खोल के रखते हैं ना, खोल के रख देते हैं, हाँ। मगर ब्रांडिंग नहीं देनी मैंने किसी की पुप्पे की, नहीं नहीं समझ रही हो ना, नहीं हाँ ब्रांड नहीं, ब्रांड नहीं, बस नहीं नहीं इधर आओ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी 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 मेरे पास बड़ा आओ। शुगर लगेगा, स्टंट हो जाएगा। ओके, ये अंदर से ट्रे निकाल के ऊपर रखो जल्दी से, शाबाश, सेंटर में रख दो। बेटा छुरी लेके आओ, चलो चले 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 ये चले। लेके जाओ, ये लेके जाओ भगा के साइड से। ओ कौन से? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। लाओ छुरी लाओ, किधर है भाई नाइफ? आई वांट नाइफ, नॉट योर वाइफ। आई वांट नाइफ, आई वांट नाइफ ऑन द टेबल, आई वांट नाइफ। Who gave you that right? Who gave you that right? You don't give me knife. Give me knife. Who gave you that right? कौन हो तुम? किसने तुमको ये मौका दिया था? कौन हो तुम? आप यहाँ पे भी आ गए? आप यार क्या चाहती हो तुम यार? मैं आज 4 अगस्त आप ही ने तो बुलाया, आप ही ने तो सरप्राइज दिया मैं कुछ नहीं यार। करी, मैं केक काट रही हूँ वर्दा का। यार तुम Thank- यहाँ पे भी thank मेरा you. पीछा छोड़ो यार, छोड़ो मेरा पीछा यार। क्या Yeah, you know यार? that. You're my bestie, so that's why हाँ? that's ओके अच्छा, अब ये बर्थडे का केक नाइफ आ रही है, हम काटेंगे जब तक के बैठते हैं, है ना? sure. अच्छा, ये ऊट पटांग में बोल रही थी कि इन्फेक्शन हो जाता है, सर्द गर्म छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? नहीं, ये infection इस आजकल की मौसम में वायरल क्यों? इन्फेक्शंस बहुत हाँ। ज्यादा है, तो इसमें लोगों को समझ नहीं आ रही खाया क्या जाए। हाँ, क्या करना है, क्या खाना है? अच्छा, होता ये है कि मोस्टली हमारे पास आजकल हम देख रहे हैं, जैसे मेरा खुद भी थोड़ा सा गला खराब हुआ है, 2 वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा कॉमन हुए हैं, एक गले का और एक पेट का। अच्छा, इन्फेक्शन जो भी हो ना, उसमें डाइट का एहतियात करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं तो कौन सी ऐसी डाइट है जो कि हमारे इन्फेक्शंस में हीलिंग में हेल्प करती है, उस इन्फेक्शन को ओवरकम करने में हेल्प करती है और इस इन्फेक्शन से हमारी कुव्वते मुदाफियत को अफेक्ट नहीं होने देती। अच्छा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, इस डाइट को हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। वो डाइट जो जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को काम करती है और इम्यूनो बूस्टर के तौर पे काम करती है। अगर मैं बात करती चलूं तो इस डाइट में हम मोस्टली क्या करते हैं कि कहते हैं कि एक तो आपने हाई प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। हाई प्रोटीन जो है वो हीलिंग में हेल्प करती है, तो उसमें ये हो सकता है कि आप चिकन की यखनी ले सकते हैं, मटन की यखनी ले सकते हैं, बीफ की यखनी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके तो साथ बरसात के मौसम में तो हमें लोग कह रहे थे कि आपने गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि गोश्त अच्छा, गोश्त का इस्तेमाल सिर्फ आपने अगर अनकुक्ड गोश्त है या ठीक तरह राइटली कुक्ड गोश्त है उसका आपने गोश्त का इस्तेमाल, लेकिन अगर कुक बिल्कुल ठीक है और अच्छे तरह से वो टेंडर किया गया तो आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक्सेस अगर आप गोश्त का इस्तेमाल इस मौसम में करेंगे, चूंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और वेदर इस तरह के बरसात का जिसमें पेट खराब होने का चांसेस, इसलिए एक तो
मीट भी और बाकी भी तमाम अनकुक्ड खाने अवॉइड करें, जैसे बाहर की सलाद हो गए, घर में भी अगर आप प्रॉपर्ली अपना जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें प्रॉपर वॉश नहीं करेंगे और वो सैलेड नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपका स्टमक और ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आम इंसान के लिए अगर उनको कोई भी इन्फेक्शन हो गया, गले का, पेट का, 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, खट्टी, ठंडी और चिकनाई वाली चीजें। ये बिल्कुल आम जुबान में मैं बिल्कुल इसलिए कह रही हूं ताकि तमाम समझने वाले से फॉलो कर सकें। ठंडी चीजों से मुराद कि कोई भी ऐसी चीज जिसका एक तो कूलिंग हाइड्रोइड इफेक्ट हो, यानी वो चीजें जिनकी तासीर ठंडी है, उन चीजों को अवॉइड किया जाए। उसके बाद दूसरी चीज है चिकनाई वाली चीजें। अब जैसे चावल है, बहुत सारी चिकनाई वाली चीजें होती हैं, तली हुई चीजें, खाने में बहुत ज्यादा तेल, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। उसके बाद जो थर्ड मैंने चीज़ का जिक्र किया वो ये है कि आपने कोशिश करना है कि खाने को प्रॉपर पका हुआ, प्रॉपर वेल कुक्ड और उसके अंदर ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हो। अब अपने आम खाने के अंदर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज किस तरह पैदा कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कि अंदर लहसुन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। ये तमाम ऐसे फूड्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं। अच्छा, लोग स्टेक खाने जाते हैं, ठीक है, बड़े रेयर, मीडियम और वेल डन, इस तरह से 3 कुछ डिमांड करते हैं। अब ये रेयर और जो मीडियम होते हैं वो पूरे ऊपर से तो बस कुक हो जाते हैं, अंदर से तो कच्चे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये नहीं तबीयत खराब करते? बिल्कुल, ये इस मौसम में ये बहुत ज्यादा आपकी गट को अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि इस मौसम में इस तरह के रेयर कुक जो है उन स्टेक्स को अवॉइड किया जाए, बल्कि वेल कुक्ड सॉफ्ट टेंडर मीट, वो भी क्वांटिटी का ख्याल रखते हुए कोशिश की जाए कि 60 ग्राम से ज्यादा आप नहीं दिन में इस्तेमाल करें। और उसके बाद मैं दूसरी एक और चीज बताती चलूं कि अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं सिर्फ इधर इनको भी क्लियर कर दूं कि जो आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, कि हम तो जाके दिल नहीं कर रहा ज़बरदस्ती जी स्टेक खाना चाह रहे हैं और रेयर खाना है, और तुम लोग को स्टेक के बारे में नहीं पता कि तुम लोग रेयर नहीं खाओगे तो टेस्ट कहाँ से आएगा। ये सारे गोरे जो है ना रेयर खाते हैं, मीडियम खाते हैं, तो कच्चा गोश्त खा के फिर मरो, यही हाल होना है, पेट के अमराज फिर भुगतो बैठ के। तो भाई ये अंग्रेज़ ना बने, जो आपको बनाया गया वही बने, चंगेज़ बने। और अगर आपको इन्फेक्शंस हो गए हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया, अंग्रेज नहीं बनना, सादी खुराक पे आए। जितने आप ये मॉडर्न खानों की तरफ जाएंगे उसके अंदर प्रोसेस्ड फूड्स का लोड उतना ज़्यादा होता जाता है। ये जो सॉसेज हैं ये सब खट्टी होती हैं, अगर मैं सिंपल सोया सॉस, चाइनीज और डिफरेंट जो सॉसेज हैं सब मोस्टली खट्टी होती हैं और सावर होती हैं, उनके अंदर विनेगर ऐड होता है। तो इस वजह से सॉसेज इस सूरत में ख़ास तौर पे लाजमी अवॉइड की जाएँ। और उसके साथ साथ मोस्टली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने अक्सर ये अपने, मगर विनेगर का तो सुनने में आता है कि बड़ा अच्छा होता है, बैक्टीरिया को मारता है और बहुत सारी चीज़ों के ऐसी जर्म्स जो है उनको ख़त्म करता है आपकी बॉडी के बैक्टीरियाज को। अच्छा, इट डिपेंड्स। अगर तो आपको एपिसोडिक डायरिया रह रहा है ना और आपको इन्फेक्शन बहुत रेजिस्टेंट हो चुका है तो उसमें विनेगर आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर आपका एपिसोडिक डायरिया यानी कुछ दिन के लिए बस 1-2 दिन डायरिया हुआ है, उसके बाद नॉजियास्टिक फील हो रही है, गट वापस नहीं आ रही अपने, फिर उसमें वाकई वो तमाम चीज़ें जो एज अ प्रीबायोटिक काम करती हैं और हमारे प्रोबायोटिक को एक्टिव करने में हेल्प करती हैं, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि दही है, आपने जिक्र किया, सिरका है, अचार है, ये तमाम चीज़ें हमारी गट फाइबर है, गट को रेगुलेट करने में हेल्प गट हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ टिप्स लूँगी मैं आपसे, मगर मैं ब्रेक ले लेती हूँ जब तक नाइफ भी आ जाएगी। लाओ जी नाइफ लाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू करना है, टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है और हमें बता रही हैं कि हमें अपनी गट हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है। अच्छा, गट हेल्थ के लिए ना हमारी अम्मी हमें टमाटर कच्चे वो खिलाया करती थी, वो कहती थी थोड़ा सा टमाटर खा लो कच्चा, फिर खाना खा लो, तो वो काट के ना ऐसे ही सादे रख देती थी, कोई सलाद में, इसमें ऐसे नहीं, कच्चे टमाटर। अम्मी कहती थोड़े से खा लो, तो उसके बाद जो खाना खाना खा लो, खाने के पहले। अच्छा, बिल्कुल। टमाटर का ये चीज होता है, टमाटर के अंदर ना ऑक्सलेट्स मौजूद होते हैं, ऑक्सलेट्स और कार्टियोनाइड्स, जो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। अक्सर वो लोग जिनका वेट स्टक हो जाए, स्टमक में तजाबियत ज़्यादा हो जाए, तो अक्सर कहा जाता है टमाटर का इस्तेमाल किया जाए। तो टमाटर वाकई उस हवाले से इसमें बहुत हेल्प करता है। ना सिर्फ टमाटर बल्कि खीरा, केल, कद्दू, लौकी, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं और साथ फाइबर की अमाउंट मौजूद है जो हमारी गट को रेगुलेट और सबसे ज़रूरी चीज़ गट का एसिड बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। अब पता है गट के मसले होते क्यों हैं? गट के मसले तब होते हैं, हमारी जो गट है ना उसको होना चाहिए
80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक, बट वी डू इट ऑपोजिट। जब हम रिफाइंड कार्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब हम सलाद नहीं खाते, फाइबर नहीं खाते, वो तमाम चीज़ें जो ज़्यादा भुनी हुई हैं, पकी हुई हैं, वो हमारा एसिड बेस बैलेंस खराब कर देती हैं। वो क्या करती हैं, जैसा में 80% एसिडिक कर देती हैं, 20% अल्कलाइन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो एसिडिक होती जाती है और हमें हर खाना खाने के बाद ऐसे लगता है कंजेशन हो रही है, और फिर हम फटाफट क्या करते हैं, एक पिंक रंग का सिरप या सफ़ेद रंग का साशे, कहते हैं 2 मिनट में घोलें और पी लें। अब उससे क्या होता है कि एंटासिड्स जब हम लेते हैं, गट और कंप्रेस हो जाती है और आपका खाना डाइजेस्ट होने में और टाइम लगता है। इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है? न्यूट्रलाइज किस तरह किया जाए, और मैं नेचुरल टिप्स देती हूँ कि किस तरह आप अपनी गट को रेगुलेट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली चीज ये कि आपने कोशिश करनी है कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल और फाइबर का इस्तेमाल एश्योर करना है। वो प्रोबायोटिक्स कौन से? हाँ, सबसे पहली चीज ये है कि आप दही का इस्तेमाल करें, चिया सीड का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ सिनेमन स्टिक, जिंजर और लेमन, ये तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज रखने वाले हैं जो हमारी गट के एसिड बेस बैलेंस को नॉर्मलाइज करने में हम साशे वाले भी ले सकते हैं प्रोबायोटिक्स के जो साशे? हाँ, अगर आपकी गट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हुई है तो अक्सर आजकल फाइबर के भी साशे आए हुए हैं, अक्सर प्रोबायोटिक के साशेज भी आए हुए हैं, आप इनको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। कुछ लोग कांजी इस्तेमाल करते हैं। कांजी इज वेरी गुड थिंग, कांजी इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। और पुराने दौरों में खास तौर पे जब बरसात का मौसम शुरू होता था ना, तो अक्सर कांजी का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आजकल मोस्टली क्या होता है, जब हम कांजी पीते हैं बाहर से लेके, तो हमारी गट और खराब हो जाती है। अच्छा, अब वो ये बाहर की कांजी का मसला नहीं होता, एक तो वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं होती, बहुत देर की पड़ी होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए कोशिश की जाए, एक तो घर बनाई जाए। बाकी इस मौसम में तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इतनी बुरी गट सेंसिटिविटी हो रही है, इतनी बुरी, एक तो लोगों के स्टमक वैसे ही अपसेट होते हैं, दूसरा इस मौसम की वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, बाहर से अनकुक्ड फूड्स, अनकुक्ड वेजिटेबल्स, प्रॉपर वॉश्ड वेजिटेबल्स नहीं, जिसकी वजह से इस मौसम में कांजी ना पिए। इस मौसम में आप कांजी ना पिए, अगर आपने पीनी है तो आप होममेड पिए। और पिए तो फिर उसका तरीका क्या है बनाने का, थोड़ा सा बता दें। अच्छा, उसको बनाने का तरीका यह है कि ऑब्वियसली सबसे पहले यही कहती हूँ कि प्रॉपर वॉश्ड वेजिटेबल्स प्रॉपर वॉश करें, उन्हें नीम गर्म पानी से, ताकि कोई भी बैक्टीरियल डस्ट है उतर जाए। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाए, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया जाए। कौन से? कांजी को। ओके, हाँ, वो आप उसको स्लाइसेस में सब्जी कौन सी इस्तेमाल करनी जो? अच्छा, ये ना एक लाल गाजर की तरह की कांजी की वो वेजिटेबल आती है, आपने वही लेनी है और उसको क्या करना है कि स्लाइसेस में कट कर लेना है। स्लाइसेस में कट करके उसको अच्छी तरह आपने पानी में डाल देना है, रख देना है। और उसके बाद ये है कि अगर तो वो ज्यादा देर पड़ी रहे, वो अपना असर छोड़ देती है, वरना आप उसको उबाल के थोड़े से पानी में उबाल लें और रख दें, और फिर अंदर पानी। उसके बाद आप थोड़ा सा काला नमक और लेमन डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, और फिर उसको आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, और फिर रख भी सकते हैं इसको, एक दिन 2 दिन? बिल्कुल रख भी सकते हैं, ये खराब नहीं होती? नहीं। वाह। और गट हेल्थ के लिए आप कहती हैं कि हम ये जो सैलेड वगैरह है, सैलेड इस्तेमाल करें, फाइबर इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ कोशिश की जाए जितनी भी रिफाइंड कार्ब्स हैं वो हमारी गट को स्टक कर देती हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाए। अच्छा, कुछ लोग इन्फेक्शन जैसे हो जाते हैं हमें ये वायरल, तो इसके लिए घरेलू नुस्खा जैसे हल्दी हो गया, अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, उसको पीस के पाउडर घर के अंदर रखते होते हैं, तो वो पेट भी अंदर करती है, हाजमे में भी मदद करती है। और फिर इस तरह के जो इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी है हल्दी भी, आपको पता है, फिर सौंफ और अजवाइन वैसे ही पेट के अमराज के लिए काम करती है, तो अगर ये फक्की बना के घर में रख ली जाए तो इज दैट वर्थ इट? इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी फुक्की है। और उसके साथ एक छोटी सी आसान टिप देती हूँ, आपके पेट से क्रैम्प्स नहीं जा रहे, आपके पेट में दर्द हुई जा रही है, आपको पेट खराब हुआ है, सिंपल 2 लौंग के दाने लेके उनको चबा लें। सादे? हाँ, सादे 2 लौंग के दाने लेके उनको चबा लें। आप देखिएगा विद इन 1 आवर एक तो आपका डायरिया रुक जाएगा, जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाकी जिस तरह आपने जिक्र किया, इसको आप कावे की सूरत में भी बना सकते हैं, फक्की की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अंदर पुदीना और आप जिंजर डाल लेंगे तो वो ज्यादा सूथिंग इफेक्ट। अच्छा, एक चीज है, इसमें कोशिश करनी है कि इस कावे में लेमन ग्रास ना डाला जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे पेट खराब होता है ना, तो ये कावा बना रहे होते हैं तो उसके अंदर लेमन ग्रास डाल रहे होते हैं। क्या करेगा? अच्छा, अगर आप
लेमन ग्रास डालते हैं ना, वो क्या करता है आपकी बॉडी से ब्लोटिंग को और डिहाइड्रेशन खत्म करने में, वेट रिड्यूस में हम अक्सर कहते हैं अगर वाटर रिटेन हो गया ना, लेमन ग्रास का इस्तेमाल करें आपके, वो उल्टा और डायरिया को ट्रिगर करेगा। तो इस वजह से उसको जरूर परहेज किया जाए, तो क्योंकि डिहाइड्रेट तो बॉडी वैसी हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अब फिजा एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं जरूर मेंशन किया जाऊंगी, हमारे यहाँ लोगों को डायरिया होता है ना, लोग क्या करते हैं, एक डाइट जो हर घर में फॉलो की जाती है एंड विच इज वेरी रॉन्ग डाइट, हम क्या करते हैं फटाफट कहते हैं इसका पेट खराब हुआ है, इसे रस चाय दे दें, रस चाय दे दें। उसके बाद कहा जाता है कि इसको 2 डबल रोटी की स्लाइसेस दे दें, वो अगर चाय के साथ खाएंगे, बिस्किट चाय ले लें। अब ये जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसी चीजें जो सफेद आटे से बनी हुई है और साथ आपने फिर चाय भी इस्तेमाल किया है, अब फॉर द टाइम बिंग क्या करता है, जो रिफाइंड कार्ब होती है उसके अंदर चूंकि फाइबर नहीं मौजूद होता है तो वो फॉरन कॉन्स्टिपेशन कर देता है और हाँ डायरिया आपका रुक जाता है। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही 42 आवर्स गुजरेंगे क्या होगा कि आपकी गट के अंदर सेंसिटिविटी पैदा, आपका जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं और जितनी भी वो चीजें जो डाइजेस्ट नहीं होनी वो हमारी बॉडी में जाके ब्लॉक हो जाएंगे और उसके बाद आपको इतनी बुरी कॉन्स्टिपेशन, और फिर आपको क्या होता है मोस्टली इस प्रैक्टिस से ही लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिससे क्या होता है कि गट की फंक्शनिंग ही खराब हो जाती है। कभी 2 दिन बाद आपको डायरिया हो रहा है, कभी 2 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट प्रैक्टिस। अब मुझे पता है कि सब लोग कह रहे होंगे फिर बता दें हम डायरिया में खाएं क्या। अच्छा डायरिया में बड़ी जबरदस्त डाइट जिसे हम कहते हैं ब्रैट डाइट, BRAT, ब्रैट। क्या है? B फॉर ब्रेड, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल और T फॉर टोस्ट, ब्राउन ब्रेड का। तो आप ये डाइट ले सकते हैं जिससे आपकी गट बहुत अच्छे से। और खिचड़ी भी खा सकते हैं? खिचड़ी भी खा सकते हैं ना? खिचड़ी भी खा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे करें थैंक यू हम सो आपकी। मच, थैंक यू जी। ओके, आज कितने साल की हो गई नहीं बताना ना? नहीं ये तो सीक्रेट है ना। अभी आप हो गई है, मैं बता देती हूँ 16 साल की। थैंक यू सो मच, इट्स माय स्वीट 16। चलिए जी, वर्दा 16 साल की हो गई है और केक काटने लगी है। Yes. और वर्दा का हैप्पी टू यू हम कर रहे हैं। चले। ओके, हैप्पी बर्थडे टू वर्दा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा वर्दा के लिए। मच। ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। लव यू। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। मैं हमेशा से अपने शो पे जो है ना ख़वातीन को बहुत प्रमोट करती हूँ, उनको बहुत पुश करती हूँ, उनके लिए अच्छी बात करती हूँ, उनको अच्छा मशवरा देने की कोशिश करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि बाइक चलाएं, मोटरसाइकिल की जो रेसें हैं उधर जाएं, जहाँ नॉर्दर्न एरिया जाना है जाएं, ठीक है, अपने ऑफिस जाना है जाएं, ठीक है, ख़ुद मुख्तार हों, किसी को ड्रॉप करना है पिक करना है, बाइक चला के आराम से चले जाएँ, साइकिल्स चलानी है वो चलाएं, गाड़ी चलाएं, ठीक है, अपना कारोबार चलाएं, बिज़नेस चलाएं, कुछ भी चलाएं, मगर कुछ ना कुछ चलाएं। आज जो एक मेरे पास मेहमान है माशाल्लाह, वो एक ऐसा जो है ना चीज़ मैं कहूँगी कि उस चीज़ की कैप्टन है कि वो जो चलाती हैं उसके साथ वो 1500 लोगों को अपने घरों पर एट अ टाइम छोड़ती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक एट अ टाइम 1500 लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं। तो वो जो चलाती हैं वो हैं ट्रेन की ड्राइवर, ऑरेंज ट्रेन की जो कैप्टन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत, इतनी माशाल्लाह प्यारी, और इनको तो देख के मैं हैरान हो गई कि कितनी बहादुर, कितनी माशाल्लाह खूबसूरती के साथ अपने काम को लेके, अपने मुकाम को लेके बैठी हैं आज। प्लीज़ अपना पूरा नाम इंट्रोड्यूस करवाइएगा ऑरेंज ट्रेन लाइन से जहाँ से आप हैं, ठीक है। निदा सालिया जी, पूरा अपना ज़रा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम निदा साले है और मैं ऑरेंज लाइन में एज आ फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर सर्व कर रही हूँ। और मैं जब आई थी ऑरेंज लाइन में तो मेरा शोबा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से मैंने अपनी डिग्री हासिल की और उसके बाद जो है वो मैंने ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया। तो क्या आप बचपन में बहुत ट्रेन्स पे बैठी थी, ट्रेन्स पे बैठने का शौक़ था, टॉयज़ में ट्रेन्स ख़रीदती थी जो आपको ट्रेन चलाने का शौक़ हुआ?
जी बचपन से ही मुझे इंजीनियरिंग ट्रेन्स और इस तरह के शोबों में आने का भी शौक़ था। और बिल्कुल सही बात है, जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ ट्रेन्स पे बैठ के मैं जाया करती थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी कि लाहौर में या पाकिस्तान में इस तरह का इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए जो सोशली तौर पे बड़ा जो है वो लोगों की वेलबींग को इम्प्रूव करे। और अल्लाह का शुक्र है ऑरेंज लाइन पिछले 5 सालों से इसको अचीव कर रहा है। अच्छा, मुझे तो अपना बचपन याद है कि टूटी भज्जी जो ट्रेन होती है ना, जिनके इंजनों में से बड़ी आवाज़ें आ रही होती हैं, जिनके जो डब्बे होते हैं वो गुज 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 गा गुज 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 गा गुज गुज ऐसी ऐसी आवाज़ें कर रहे होते हैं। तो हम तो ऐसी ट्रेनों में बैठे हैं। अब ये वाली जो ट्रेन्स हैं, क्या ये वैसी फैसिलिटेट करती हैं अपने क्लाइंट्स को, लोगों को, जिसको आप चला रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह जो है वो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसी तरह जो मैस ट्रांजिट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। बाकी ये बात जिस तरह हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखते हैं और वहाँ पर जदीद मेट्रो निज़ाम है, तो लाहौर में इवन पाकिस्तान में फ़र्स्ट जो मेट्रो लाइन है ऑरेंज लाइन का सर्व करना, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब इस तरह के शोबों में ख़वातीन का आना, तो मुझे लगा कि ये कुछ कर दिखाएगा, ये सोशली तौर पर लोगों की लाइफ को बड़ा इम्प्रूव करेगा। और आज आप देख लेंगे एक मिसाल बन के आप लोगों के सामने बैठी हैं। कितनी जो लड़कियां हैं उनको शौक़ होगा कि आपको देखें, वो भी इस लाइन में आए। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ ना तो उसका कोई हैंडल है गेयर वेयर स्टीयरिंग कुछ भी नहीं है। और ये ब्रेकें श्रेकें कहाँ से चल रही हैं, कहाँ से लग रही हैं, ये चलाते कैसे? और कोई अचानक सामने आ जाए, कुछ है कुछ, तो ये किस तरह से आप इसको करेंगी? आए हाय, ये देखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चलाना सीखूंगी, फिर आप देखिएगा कि ऑरेंज ट्रेन चलती कैसी है। टेक अ ब्रेक। ऑरेंज ट्रेन की मेरे पास कैप्टन मौजूद हैं जो कि 1500 लोगों को लेकर जाती हैं, अकेले चलाती हैं। और ये मुझे भी बता रही थी कि मेरे साथ कोई और हेल्पर नहीं होता, मैंने अकेले चलाना होता है। 5 घंटे की शिफ्ट होती है, ड्राइव होती है जो उनको करनी होती है। अब मुझे ये बताएं कि स्पॉन्टेनियस कोई अल्लाह ना करे कोई सामने से कोई जानवर, कोई चीज़, कोई बकरी, कोई ऐसे गुजर जाए, कोई इंसान, कोई रिक्शा, तो क्या करेंगी आप? क्या करना होता है? क्या सिचुएशन होती है? आप जा रही हैं ट्रेन लेके, तो अगर स्पॉन्टेनियस को सामने से गुजरता है तो क्या आपके? जी बिल्कुल, इसमें हमें जो है वो अंडर ट्रेनिंग ही इस तरह क्योंकि के, मुझे इसमें ब्रेक, गियर, कुछ हैंडल कुछ दिखे कोई नहीं। जी बिल्कुल, इसमें जो है प्रॉपर जो है वो एक मैकेनिज़्म है, इंजीनियरिंग मैकेनिज़्म है जिसमें डिफरेंट माइक्रो स्विचेस हैं और इमरजेंसी ब्रेक्स हैं। ये ब्रेक्स जो है वो नॉर्मल कार ड्राइविंग या डिफरेंट जो ट्रेडिशनल ट्रेन का पाँव के सिस्टम है। नीचे होती हैं वो? नो, फिर कहाँ होती हैं वो ब्रेक्स? ये जो है वो हमारा ड्राइविंग कंसोल है, उस पे ही जो बोर्ड पे पूरा आपका बना हाँ हुआ है? जी, वो अच्छा, जो बोर्ड है उसमें उस तो पे ही इतने लगी हुई है। स्विचिंग, ये इतने बटन, इतना सारा कुछ, फिर ये तो जहाज़ की तरह बने हुए सारे स्विच वगैरह, इसको किस तरह हैंडल करती? ये एक एक स्विच के बारे में कैसे आपको इन्फॉर्मेशन याद रहती है और इसकी प्रैक्टिस होती है? जी, इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। एक एक स्विच का अपना एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उसके पीछे जो है वो काफ़ी एक डिटेल्ड हिस्ट्री क्या क्या है। स्विच होते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं इसके पूरे जो सिस्टम में ट्रेन में? जी, जैसे आपने पूछा कि अगर सामने कोई पैसेंजर आ जाए या कोई अगर इंसान आ जाए ट्रैक्स पे, तो उसमें हमारे पास इमरजेंसी ब्रेक का स्विच होता है। जब हम जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो पूरी ट्रेन की ब्रेक्स हैं वो लग जाती हैं, ट्रेन वहाँ के वहाँ रुक जाती है। इसके अलावा हमारे पास ATO बटन्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन है। अगर हमारा नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है तो जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिक पर चला देगा। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट मोड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे जिसमें हमारे पास RM मोड है, URM है, यानी कि रिवर्स जो ड्राइविंग है, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वेदर की सिचुएशन बहुत ख़राब है और जैसा कि ऑरेंज लाइन जो है वो एक ओपन इन्वायरमेंट का ट्रैक है, तो जब हम इस तरह के ट्रैक में देखते हैं और वेदर की सिचुएशन है तो ये हमारे पास जो है वो मैनुअली ड्राइवर को ऑपरेट करनी पड़ती है। इसके अलावा ये जो ड्राइविंग कंसोल है, इस पर एक PIS सिस्टम है जिसे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, और ड्राइवर जो है वो कंटिन्यूसली पैसेंजर की इंफॉर्मेशन उसे वहाँ पर जो है वो अपडेट की जा रही होती है। सेकेंडली जो हमारा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, रडार सिस्टम कोई चीज़ें होती हैं? जी बिल्कुल। आप लोगों का भी कोई ब्लैक बॉक्स होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो हमारा जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, ये कंटिन्यूसली हमारी वायरलेस जो कम्युनिकेशन हो रही होती है स्टेशन 1 से स्टेशन 26 आपको वेदर के बारे में, आगे की सिचुएशन के बारे में, नेविगेशंस का, सब कुछ का बताते रहते हैं? जी, वो बिल्कुल बताते रहते हैं। उसकी वजह से ड्राइवर को जो है वो एक्टिव भी रहना पड़ता है और ये काफ़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबल जॉब भी है। अच्छा, कोई अगर नींद आ रही हो, कुछ आ रही हो, तो आपको ब्रेक मिलती है कोई बीच में? कोई 5 घंटे की जो आपकी पूरी एक शिफ्ट है उसमें कोई ब्रेक टाइम भी होता है या नहीं होता? जी, जब हम अपना पहला ट्रिप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद 15 मिनट्स की जो है वो ब्रेक है, लेकिन
ज़्यादा ब्रेक ड्यूरिंग ट्रिप, जब आप इसे एक ट्रिप कहते हैं स्टेशन 1 से 26 तक जो पूरा कंप्लीट करना होता है, ड्यूरिंग सर्विसिंग जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो तब तो जो है वो ब्रेक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप 26 तक पहुंच जाते हैं तो उसमें हमारे ड्राइवर सुपरविजन्स भी होते हैं जो हमें असिस्ट भी करते हैं, और अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है तो वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। मगर चला आप अकेली रही होती है ना, अगर आपने ऑटो पे कर लिया, ऑटो पे लगा दिया, अगर आपको मेकअप करना है, कोई कुछ खाना है, तो ऑटो पायलट पे लगा के आप वो कर सकती हैं क्या? नहीं, ऐसा अलाउ नहीं है ये, क्योंकि ये जो है वो इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग है। इसमें दो जो सबसे अहम बातें ये हैं कि एक तो ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे हम DMI बोलते हैं, और HMI बोलते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो क्योंकि अभी ये पाकिस्तान की पहली मेट्रो लाइन है तो पैसेंजर्स का बिहेवियर भी कुछ जो है वो बड़े अवेयर्ड होते हैं, कुछ अनअवेयर भी होते हैं। तो जैसे डोर्स का ऑटोमेटिक बंद होना, तो कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो इस तरह के कोई डोर में अगर बंदा फंस जाए तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो फिर वो फ़ौरन से हमारे पास जो है वो PIS सिस्टम में हमें रेड अलार्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम पीछे जाकर देखते भी हैं उसे। कोई और फंसा है साथ अभी में तक? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी कौम में दरवाजे के पास खड़े होकर तो टेक लगा लेंगे, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाए तो तुसी डिग जाओ। हाँ ऐसा इस भी तरह के होता काफ़ी होगा? इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अभी लोगों को अवेयरनेस कम हुआ है, है। कोई बताए हमें? जी बिल्कुल, इस क्या तरह हुआ से जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिक डोर्स में अपना हाथ दे लेते हैं, आय हाय। तो वो जो हाथ है क्योंकि वो उसकी लेंथ कम होती है तो वो फंसा अंदर है चले किसी जाता बच्चे है। का? जी बिल्कुल, उसमें हमारे पास जो है वो इमरजेंसी रिलीफ बटन होता है जो डोर के ऊपर बिल्कुल छोटा सा लगा है, उसको हम जाकर खुद ऑपरेट करते हैं। वो ड्राइवर ही ऑपरेट कर सकता है, या स्टेशन पे जो कैप्टन मौजूद हैं वो ऑपरेट करते हैं। तो फिर जो है वो पैसेंजर को सेफली ऑफ बोर्ड करवा दिया जाता है, और उसकी वजह से हमारी ट्रेन जो है वो कभी कभी डिले भी हो जैसे जाती जहाज है। में हम कॉकपिट पे जाते हैं तो आपके पास भी कोई पैसेंजर्स जो हैं वो आ सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह जो है वो जहाज़ों में डिफरेंट बिल्कुल सिस्टम है, सेपरेट सिस्टम है, तो यहाँ पर जो ड्राइवर कैब है उसमें पैसेंजर्स का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, वो नहीं आ सकते आपके नहीं। पास? अच्छा, ये जैसे फॉग वगैरह हो जाती है, जब मौसम ऐसा ख़राब हो जाता है, उस सिचुएशन में आप कैसे फिर ट्रेन को ड्राइव करती हैं? क्योंकि उस स्मोक तो situation आपको में- पता है यहाँ पे है, जी, उस सिस्टम में सबसे पहले तो हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो बहुत रफ हो जाता है। तो सिर्फ सिग्नल सिस्टम के थ्रू उसके रेफरेंस पे चलाती हैं आप? नहीं, वही मैं आपको बताने लगी कि उस वक्त जो है वो सिग्नल सिस्टम तो थोड़ा सा मतलब वेदर की सिचुएशंस की वजह से वो कम इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन अब हम मैनुअली जब अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो हमें मैनुअली जो मास्टर कंट्रोल हैंडल है उससे ट्रेन चलाना सिखाई जाती है। उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग है कि आपने जब ट्रेन पहुंचानी है अपने स्टेशन पर तो उसको किस तरह से बेंचमार्क करना है। तो ये ही एक ड्राइवर की अच्छी खासियत है, क्योंकि अब ये सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम है, और ऑरेंज लाइन में यही वो ड्राइवर भी अच्छी परफॉर्मेंस में समझा जाता है जो खुद भी रोक सकता है आप ट्रेन को। पाकिस्तान की पहली ऐसी पायलट, ऐसी पहली ड्राइवर हैं, ऐसी कैप्टन है जो कि लड़की है और पहली खातून है, ये बड़ी बात है। उसके बाद इन्होंने रास्ते खोले हैं दूसरी लड़कियों के लिए। मुझे बताइएगा पाकिस्तान का यहाँ पे जो सिस्टम है ट्रेन का और जो बाकी मुल्क से बाहर फॉरेन सिस्टम्स हैं उसमें और यहाँ पे क्या फ़र्क है? पाकिस्तान का जो अगर हम अपने रेलवे की बात करें ट्रेडिशनल है और एक जो है वो ओल्ड मैकेनिज़्म पे काम कर रहा है। लेकिन जो ऑरेंज लाइन है, मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, इसमें क्योंकि मेट्रो सिस्टम है तो ये काफ़ी ज़्यादा चाइना से मिलता जुलता है। जो वहाँ की लाइन जिस तरह से जिस आपको ट्रेन भी mechanism पे- चाइनीज़ ने आके किया है यहाँ पे? जी हाँ? जी, हमें चाइनीज़ ने मुझे ट्रेनिंग भी दी है, तो काफ़ी यहाँ पे डेवलप्ड है, ये ट्रेडिशनल ट्रेन्स की तरह थैंक यू नहीं है। सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, आपको देखे और भी लड़कियां जो है इसी तरह काम करें, अपना फ्यूचर बनाएं। घर बैठ के क्या मिलेगा आपको सिवाय घर पे बैठ के आपको मोटापा और डिप्रेशन? कुछ बने, कुछ करें, कुछ काम करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन पर भरोसा करें, उन पर ट्रस्ट करें। अपनी बेटियों पर ख़ास तौर पर मैं फादर्स से कहूँगी ना कि वो घर से बाहर निकलें तो उसको उनके ऊपर शक करें, उनके ऊपर गुस्सा करें, उनको टोक जोक करें, उनकी सपोर्ट बने, उनकी स्ट्रेंथ बने और उनको इस तरह से मुकाम दिलवाएं माशरे में। कल को उनके काम आएगा, यकीन कीजिए। आज के हालात आजकल आगे बिल्कुल अच्छे नहीं है। अपने बच्चों को कुछ बना के, बेटियों को बना के जो है ना माशरे में खड़ा कर लें, ताकि कल को किसी के आगे रोए ना, हाथ ना फैलाएं। कल मिलते हैं आपसे।